हेलो प्यारे, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पारसारथी आपका अपने चैनल के माध्यम दोस्तों स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आप सबका बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए मैं आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूं मेरे प्यारे। तो आज हम सभी लोग पढ़ेंगे और आज पढ़ करके हम 5 नंबर को अपना फिक्स करेंगे मेरे प्यारे। तो देखिएगा आज मुझे पढ़ना क्या है, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में कुछ टिप्पणियां पूछ ली जाती हैं। जैसे आपको दिया गया, व्याख्या कीजिए कि ग्राहक क्यों नहीं टिमटिमाती। ये सब क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। और दूसरा, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। रक्ताभ का मतलब मेरे पे लाल रंग का क्यों प्रतीक होता है, ये भी आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों, यानी पीछे देखने के लिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। उसके बाद हीरा क्यों चमकता है, इसका कारण बताना है। कांच में पड़ी दरारों का चमकना है, इसका भी कारण बताना है। नेत्र लेंस की संवेदन क्षमता को बताना है। उसके बाद आपका ये है कि किसी आंतरिक यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला रंग क्यों प्रतीत होता है, ये भी आपका क्वेश्चन बताना है। यानी सबसे इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को भी आप एक बार फिर समझ लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका क्यों तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्राहक क्यों नहीं टिमटिमाता। ये दूसरा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है, और हीरा का चमकना तथा वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग। इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। उसके पहले आप लोग एक रफ और एक पेन लेकर के मेरे साथ बैठ जाइए। चलो पहले क्वेश्चन की बारी आती है, देखता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे। तो पहला क्वेश्चन जो आपका, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। यानी सूर्योदय जब होता है, देखते होंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है, लाल रंग का दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो इसका कारण है, आप बताएगा, क्षितिज पर उगते अथवा डूबते समय सूर्य की किरणें वायुमंडल के काफ़ी अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। तो इन किरणों का मार्ग में उपस्थित जो धूल के कण होते हैं, वायु के अणुओं द्वारा बहुत अधिक प्रकीर्णन हो जाता है, बहुत अधिक प्रकीर्णन हो जाता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग अंडरलाइन कर लेना, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट। क्या होता है मेरे प्यारे, सूर्य की किरणों प्रकीर्णन हो जाता है। इस प्रकीर्णन के कारण सूर्य के प्रकाश में से नीली व बैंगनी किरणें निकल जाती हैं, क्योंकि इन किरणों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अतः लाल आंख में विशेष रूप से शेष लाल किरण ही पहुंचती हैं, के कारण सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है। मेरे प्यारे, यहाँ पर बात ये समझना है कि क्षितिज का मतलब आप देखे होंगे जब अपने घर पे, तो ऐसे एक कंडीशन आता है, सूर्य जब एकदम लास्ट अस्त होता है, ऐसा लगता है सूर्य क्या होता है, पृथ्वी को टच कर रहा है। उसको हम क्षितिज के नाम से जानेंगे। देखते हो ऐसा लगता है जहाँ की आपका जो बादल है वह पृथ्वी को टच करेगा, ऐसे झुका हुआ है, तो उसको हम क्षितिज पर कहते हैं। वो हमारी आंखों से बहुत दूर हो जाता था, तो जब वहाँ सूर्य क्या होता है, हमारे आंखों तक रास्ते को तय करके आती हैं, तो वहाँ पर रास्ते में धूल के कण और बहुत सारे वायु के कण मिलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रकीर्णन हो जाता है। और आपको यह भी पता है, प्रकीर्णन सर्वाधिक नीला और बैगनी रंग का होगा, उसके बाद नीले का होता है, और बचता केवल क्या है, सूर्य लाल प्रकाश बचता है, इसलिए सूर्य मुझे लाल रंग का दिखाई देता है। अब ये क्वेश्चन आप लोग नोट करें। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला रंग क्यों दिखाई देता है, जबकि आप सबको पता है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो मेरे पे देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि अंतरिक्ष यात्री के लिए ऊंचाई पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री के लिए जब अंतरिक्ष यात्री ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष यात्री के लिए ऊंचाई पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला नजर आता है। ध्यान दीजिएगा, आपको पता आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसको आपको पता ही होगा, बताया भी गया था। तो यहाँ पर क्या है, आकाश नीला क्यों काला क्यों दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्रियों को, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री के लिए कोई भी ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं होता है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। मेरे प्यारे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कांच में पड़ी दरारों का चमकना। आप देखें, जब कोई कांच होता है, कांच टूट जाता है, तो वहां पर दरारें जो पड़ते हैं, वो दरारें क्या होता है, चमकती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको भी एक बार आप समझ लेते हैं।
देखिए मेरे प्यारे, जब यहाँ पर बताया गया है कि जब खिड़कियों में लगा कांच चटक जाता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। आपको पता होगा कांच जब टूटता है उसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिसमें वायु की पतली परत आ जाती है। ध्यान देना यहाँ पर, इसी बात को समझना है। जब कांच फट जाता टूट जाता है तो उसमें जो चटक जाता, चटकने से क्या होता है, उसमें परी जो दीवार दरार होते हैं उसमें क्या होती है, वायु की एक पतली परत आ जाती है। ये दरारें टेढ़ा देखने पर चमकीला दिखाई देती हैं। इसका कारण यह है कि इन दरारों पर पड़ने वाला टेढ़ा प्रकाश वायु की परत में नहीं जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब आपका कांच टूट जाता है तो उसमें क्या होता है, वायु की पतली परत प्रवेश कर लेती है, तो उसमें जब उसको तिरछा देखते हैं तो आपको चमकीला दिखाई देता है। इसका यही कारण होगा कि जो वायु है, वायु मेरे प्यारे क्या होता है, जो प्रकाश है, प्रकाश वायु की परत में नहीं प्रवेश नहीं कर पाता, बल्कि कांच वायु की सीमा पृष्ठ से पूर्ण आंतरिक या पूर्ण परावर्तित होकर आंख में पहुंच जाता है। अर्थात वो प्रकाश जो होता है प्रकाश में न प्रवेश करके वहां पर परावर्तित होकर आपकी आंखों तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार यदि कांच अथवा जल के भीतर वायु का बुलबुला हो तो वह भी चमकीला दिखाई देता है। यहाँ पर इस पॉइंट को पहला काम नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार कांच होता है या जल के भीतर वायु का बुलबुला हो जो होता है वो भी आपको चमकीला प्रतीत होता है। इस बात को आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और आप अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। और अब यहाँ पर मेन ये आपका क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, ये आपका IMP है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया और इस बार भी पूछे जाने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी भी है। इसलिए आपको इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना है, और बहुत छोटा मैं लिखवाया भी है, उसको आप लिख लीजिएगा। अब देखो, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। हीरे से वायु में आने वाली किरणें के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम। क्रांतिक कोण को सबसे बात करते हैं। क्रांतिक कोण को मेरे प्यारे हम C से डिनोट करते हैं। सबसे पहला काम क्रांतिक कोण से को हम क्रांतिक कोण को मेरे प्यारे हम C से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद देखिएगा, एक मिनट, क्रांतिक कोण को हम C से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि वायु में हीरे से वायु में आने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम, क्रांतिक कोण यानी C का जो मान होता है वो बहुत कम केवल होता है, केवल 24 अंश होता है। ओ माय गॉड, यहाँ पर बात समझिएगा कि हीरे से वायु में आने वाली जो किरण होते हैं उनका जो क्रांतिक कोण होता है मेरे प्यारे, वह कितना अंश होता है, 24 अंश, यानी बहुत कम होता है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। अतः जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है, जब बाहर का जो प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो आप विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित हो जाता है। यानी जो प्रकाश है वह प्रकाश जैसे किसी हीरे में प्रवेश करता है तो हीरे में प्रवेश करने के बाद उसकी तलियों पर जो उसके सतहें होती है उन सतहों पर बार बार परावर्तित होता है, यानी टकराता है। जब किसी तल पर आपतन कोण 24 अंश से कम हो जाता है तभी प्रकाश हीरे से बाहर नहीं आ पाता। यानी कि जब किसी तल पर आपतन कोण का जो मान है मेरे प्यारे वह 24 अंश से कम होता है तो उस कंडीशन में जो प्रकाश है वह प्रकाश हीरे से बाहर नहीं आ पाता। इस प्रकार हीरे के सभी दिशाओं में प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ ही दिशाओं से बाहर निकल पाता है। यानी जो इसके अंदर प्रकाश प्रवेश कर लिया है उसका वह क्या होता है मेरे प्यारे, बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए कुछ ही दिशाओं में प्रकाश बाहर निकल पाता है और हीरे से बाहर निकलता है, यहाँ बताया गया। अतः इन सभी दिशाओं से देखने पर हीरा में क्या होता है, चमकदार दिखाई देता है। यानी एक बार फिर समझिएगा, हीरे से वायु में आने वाली जो किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान बहुत कम यानी कि 24 अंश ही होता है। अतः जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए भाग से हीरे में प्रवेश करता है तो वह इसके भीतर विभिन्न तलों पर क्या होता है, बार बार पूर्ण परावर्तित होता है। जब किसी तल पर आपतन कोण 24 अंश से कम होता है तब ही प्रकाश हीरे से बाहर आ पाता है। जब 24 अंश से कम होगा तभी प्रकाश क्या होता है, बाहर आएगा, अन्यथा उसके अंदर ही रह जाएगा। इस प्रकार हीरे के सभी दिशाओं में प्रवेश करने वाला प्रकाश जो होता है कुछ ही दिशाओं से बाहर निकल पाता है, बाकी उसी के अंदर रह लेता है और उसी के अंदर रहता है। अतः इन दिशाओं से देखने पर हीरा क्या होता है मेरे प्यारे, चमकदार दिखाई देता। आप लोग इसको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, और आपके बोर्ड पेपर में भी कई बार पूछा गया, 3 नंबर में क्वेश्चन आपके
पूछे जाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे आपका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं मेरे प्यारे। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं कहीं दिया जाता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम वाहनों में क्यों करते हैं, मतलब पीछे के दृश्य को देखने में क्यों करते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको नोट कर लेना है। अब इसमें बताया क्या गया कि जब हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा, हाँ इस बात को याद कर लेना मेरे प्यारे, इस बात को याद करना, क्योंकि जो आपका उत्तल दर्पण है हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और इसमें जो प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंब भी काफ़ी छोटा प्राप्त होता है, जिसके जिसके कारण कम बनता है, अतः क्या छोटा बनता है, जिसके कारण इसकी दृष्टि जो क्षेत्र होता है मतलब बहुत दूर तक क्या होता है मेरे पे देख सकता है, और जिससे ड्राइवर अपने पीछे की बहुत बड़े वाहनों को भी छोटा करके देखने में समर्थ होता है। फिर समझिएगा, एक बात याद करना, वाउ आसी, वाउ आसी, वा से वास्तविक उससे उल्टा प्रत्यय हमेशा होता, आ मतलब आभासी, और हमेशा क्या होता मेरे प्यारे सीधा होता। तो वाउ आसी याद कर लेना, वा से वास्तविक उससे उल्टा, आसी में आसा आपका अवतल हो गया, सी से आपका सीधा हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा, अवतल उत्तल जो लेंस होता है, उत्तल लेंस में क्या, उत्तल दर्पण सॉरी, जो आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा आभासी बनेगा और हमेशा छोटा होता है। अब बड़े आपके देखिए, जब गाड़ियों में चलाता है या जो ड्राइवर चलाता है, अब उसके पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्रकें आती हैं, तो उस सभी ट्रकों का जो प्रतिबिंब है वह छोटा करके दिखाने का काम कौन करता है, आपका ये उत्तल दर्पण करता है। इसीलिए इसमें हम उत्तल दर्पण का मेरे प्यारे प्रयोग करते हैं। आप लोग इसको नोट करिएगा, आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया, इसलिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग रट करके ही क्लास वहाँ परीक्षा हाल में जाइएगा, जिससे आने पर आप इसको फटाफट लिख डालें। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका है और लास्ट क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन आपको हमने एक बार दो बार पढ़ाया भी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसलिए नेत्र की सामंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, यही नेत्र की सामंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, कहीं कहीं पूछा जाएगा, या नेत्र की सामंजन क्षमता किसे कहते हैं, ये भी आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिएगा, एक स्वस्थ मानव नेत्र दूर एवं निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। अब यहाँ पर आपको कमेंट कर लेना है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु किसे कहते हैं, इस बात को आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर क्या करें, एक स्वस्थ मानव नेत्र दूर एवं निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। इस कार्य के लिए मानव क्षेत्र के लेंस की फोकस दूरी घटती बढ़ती, यानी कि निकट की भी वस्तु को देख पाता है, दूर की भी वस्तु को देख पाता है, यानी कि दूर को देखने के लिए फोकस दूरी बढ़ाना पड़ेगा, निकट के लिए फोकस दूरी कम करना पड़ता है, और यानी कम या फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाना ये करना पड़ता है। तो मानव नेत्र की यह योग्यता जिसके कारण वह नेत्र की फोकस दूरी घटा या बढ़ा सकता है, उसको हम लेंस की नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। या प्यारे आप सिंपल सा बता सकते हैं कि फोकस दूरी को समायोजित करना, आप सिंपल से इसको बता भी सकते हैं अगर दिक्कत होगी तो, कि फोकस दूरी को समायोजित करना, ध्यान दीजिएगा, या आपसे फोकस दूरी को समायोजित करना, स्वतः समायोजित करना क्या कहलाता है, आपका लेंस की क्षमता कहलाती है। यानी फोकस दूरी को स्वतः समायोजित करने की क्षमता जो होती है उसको लेंस की क्षमता कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप एक सुंदर सा कमेंट करेंगे। और मेरे प्यारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आप मैं फिर बता दे रहा हूँ, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लेंस की क्षमता, ये भी आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है। उसके बाद मेरे प्यारे ये तो मेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे। उसके बाद हीरा क्यों चमकता है, ये भी आपका बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन आपको ये सारे बताए जा रहे हैं। उसके बाद ये तो आपका ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ इसको भी पढ़ लेना है क्योंकि ट्रेंडिंग का ज़माना है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको भी मेरे पे पढ़ लेना है। अब इसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है, ये वाला क्वेश्चन, सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, या कहीं कहीं आपके पूछ लेगा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक सुंदर सा कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपको अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।